Hello students, welcome to EduExcel, an e-learning platform initiated by YAC EdTech Private Limited. I am your chemistry mentor Mohammed Talha. I am here again for you with a new lecture of solid state. ये हमारा solid state का तीसरा लेक्चर है जो हम सीईटी के लिए पढ़ रहे हैं। ये वो चैप्टर है जो एनसीईआरटी ने अपने कोर्स से निकाल दिया है और काफ़ी साल पहले निकाल चुके हैं। 4-5 साल से ऊपर हो गए हैं इस चैप्टर को निकले हुए। इसलिए बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को जानते भी नहीं, जो आजकल 11th-12th कर रहे हैं, लेकिन ये पहले एनसीईआरटी में था और उसके अभी बिल्कुल ये हट चुका है, लेकिन सीईटी के कोर्स में ये इंक्लूड है। ऐसे ही पी ब्लॉक एलिमेंट जो है आपका एनसीईआरटी ने उसको निकाल दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी सीईटी के कोर्स में ये है। ठीक है ना। तो 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो एनसीईआरटी ने अपने कोर्स से बिल्कुल निकाल दिए हैं। उसमें से एक ये वाला है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत होगी इस वजह से। ये जो है ये वाला वो पार्ट है जिसमें हमको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम धीरे धीरे इस चैप्टर को लेंगे। हमारे 2 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, सॉरी 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर ये है। तो यहाँ पे हमको जो पढ़ना है आज ब्रेविस लेटिस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी है, लेकिन उससे पहले हमको टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है कि किस किस टाइप के होते हैं। तो 2-3 टाइप के हमारे जो हैं यहाँ पे यूनिट सेल हमको पढ़ने होते हैं। एक तो होता है हमारे पास सिंपल, एक होता है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड, एक होता है हमारे पास फेस सेंटर्ड। ठीक है ना। एक चौथा होता है हल्का फुल्का जो हमको पढ़ना है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसकी हमको नहीं चाहिए होगी, वो होता है एंड सेंटर। ये हमारे पास 4 यूनिट सेल होते हैं जिसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना होता है। ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे जो 3 जो है यानी कि सिंपल क्यूबिक वाला, बॉडी सेंटर्ड वाला और फेस सेंटर्ड वाला, इसके बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। और एंड सेंटर्ड के बारे में हल्की सी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए होगी और कुछ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं कहूंगा यहाँ पे टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो पहला हमारे पास होता है प्रिमिटिव, या फिर इसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है बॉडी सेंटर, यूनिट सेल। तीसरा हमारे पास होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम बीसीसी, इसको बोलते हैं हम एफसीसी, और चौथा हमारे पास होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये हमारे पास होते हैं। ठीक है ना। ईसीसी भी इसको बोलते हैं शॉर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैंने जो कल लेक्चर में आपको पढ़ाया था वो थोड़ा सा हमको यहाँ पे रिवाइज करना है। मैंने कल पढ़ाया था कि इसमें एज क्या होता है, कॉर्नर क्या होता है, उसमें कितने कॉर्नर होते हैं, कितने एज होते हैं, कितने फेस होते हैं, कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, कितने फेस डायगोनल होते हैं। वो हल्का सा हम यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा आपसे जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसलिए। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ अगर हम बात करें कॉर्नर की, तो कॉर्नर हमारे पास कितने होते हैं। तो कॉर्नर अगर कॉर्नर देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगर मैं फेस की बात करूं तो फेस कितने होते हैं, तो मैंने फेस कॉर्नर एज सारा का सारा मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर किसी को डाउट हो तो आप पिछले लेक्चर को आप देख सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे फेस होता है जो जैसे आप कमरे में बैठे हैं तो जो दीवारें हैं, छत है और जो फर्श है, इसको हम क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे। ऐसे यहाँ पर जो है ये जो हमारे पास है ये वाला, ये जो भी है ये हमारे पास क्या फेस है। ठीक है ना। तो फेस हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास कितने हो गए फेस, 6 हो गए। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे एज की बात करूं तो एज हमारे पास ये जो दिखाई दे रही है लाइन, ये हमारे पास एज होती है। कितनी है, 4 यहाँ पे है और 4 हमारे पास यहाँ पे है। कितनी है, 8 हो गई, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, कितनी हो गई एज, एज हमारे पास होगी 12। अब एक होता है बॉडी डायगोनल और एक होता है फेस डायगोनल। अब हमको देखना है कि फेस डायगोनल कितने हैं, फेस डायगोनल। तो देखो इसमें फेस का क्या है कि ये फेस हमारे पास है, अगर इसकी बात करें तो एक फेस में ये वाला कॉर्नर और इसके अपोजिट वाला कॉर्नर हम लेंगे तो इसमें डायगोनल लाइन खींचेंगे तो इसको बोलेंगे हम डायगोनल, फेस डायगोनल ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फेस डायगोनल। तो एक फेस में कितने पड़ रहे हैं, 2 डायगोनल पड़ रहे हैं। हमारे पास 6 फेस है तो कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12,
कितने हो जाएंगे 6 इंटू 2 इजिकल्स टू 12 फेस डायगोनल होंगे। ओके, अब ऐसे हमारे पास है बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल की बात करें तो एक कॉर्नर हमारे ऊपर वाला और उसके जस्ट सामने की तरफ नीचे वाला जो कॉर्नर होगा वो लेंगे। मतलब ऐसे देखो कि अगर आप कमरे में बैठे हैं तो आपके सामने जो कॉर्नर होगा वो वाला, और उसी के सामने पीछे की तरफ को जो नीचे वाला होगा वो वाला, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये हमारा पड़ेगा बॉडी डायगोनल। तो एक बॉडी डायगोनल ये है, दूसरा बॉडी डायगोनल हमारे पास ये है, ऐसी ही तीसरा बॉडी डायगोनल हमारे पास ये होगा। ओके, और चौथा बॉडी डायगोनल हमारे पास ये होगा। तो कितने आ गए, 4 बॉडी डायगोनल आ गए। कितने हो जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो ये डाटा आपको ध्यान में रखना है एक यूनिट सेल के बारे में, इतनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये हमारे आगे आगे आईसी कोर्स में बहुत ज्यादा, इसी चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, तो ये चीज थी। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल में पहला हमको पढ़ना है प्रीमिटिव, क्या है प्रीमिटिव यूनिट सेल, या इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये हमको यहाँ पे पढ़ना होता है। तो सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल होता है वो क्या होता है, वो ऐसा यूनिट सेल जिसके कॉर्नर्स पे एटम रखे होते हैं। ठीक है ना, हम कहेंगे द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। अब यहाँ पे जो पार्टिकल मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ रहे सिर्फ मैं पार्टिकल बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपके एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कुछ भी हमारा हो सकता है। पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल ओनली। मैं यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ ओनली। ठीक है ना, मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर मैं इसको बनाता हूँ तो ये वाला जो हमारे पास रहेगा, इस पे जो कॉर्नर पे रखे हुए होंगे ये रहेंगे, ये वाले जितने भी होंगे ये कॉर्नर पे रखे होंगे। अब इसमें यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आपको ये लग रहा होगा कि दूर दूर है, लेकिन ये दूर दूर नहीं है, ये दूर दूर नहीं होते, बल्कि ये मिले हुए होते हैं। कैसे होते हैं मिले हुए, मैं एक एनसीईआरटी की बुक से आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन हमें सबसे पहले कुछ चीजें यहाँ पे पढ़नी है। हमको देखना है कि पूरा जो जो हमारे पास बोलना चाहिए कि ये जो पूरा यूनिट सेल बना हुआ है ये कितने एटम से मिलके बना हुआ है। आपको लगेगा कि ये 8 एटम से मिलके बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें देखना है कि कितने एटम एक यूनिट सेल को फॉर्म करने में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ठीक है ना, वही चीज हमको यहाँ पे देखनी है। तो उसके लिए अगर मैं फिर से ये ड्रॉ करता हूं, ये ठीक रहेगा। हाँ, कलर मैं दूसरा डाल देता हूँ। ठीक है, नहीं ये वाला ठीक रहेगा ताकि आपको आसानी हो जाए। ओके, उसके बाद एक कलर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, एक इधर ले लेता हूँ, इसका कलर मैं ले लेता हूँ ये वाला, ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, ये चीज रहेगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। अब जरा देखो, इसमें हमको पता है कि सारे की जो कॉर्नर है सारे के सारे एटम है, तो यहाँ पे हमारा नाम है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। तो देखो हमारे पास कितने कॉर्नर कितने हैं, 8 है, 8 होंगे। और हमको देखना है कि एक एटम का, एक कॉर्नर का जो एटम है एक यूनिट सेल को फॉर्म करने में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो उसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा ये ठीक रहेगा। और इसका क्लोन बनाने के बाद, अच्छा इसको अलग रखते हैं अभी के लिए। ठीक है, अभी इसको अलग रखते हैं। अब जरा देखिए इसका, मैं जब किलो यहाँ पे मैंने एक एटम रखा है, ठीक है ना, आपको दिख रहा है कि ये एटम रखा हुआ है।
अगर आप देखेंगे ठीक से तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि ये जो एटम है ये जो एटम है आपका एक यूनिट सेल के लिए नहीं है, बल्कि इस पे इससे इस एटम से यानी कि इस एक क्यूब से इस एक जो आपका यूनिट सेल है इससे एक हमारे पास यूनिट सेल एक ये बना हुआ है नहीं है, और एक ऊपर को है हमारा यहाँ पे बना हुआ इस तरह से जो है, और एक आगे को है एक यहाँ को है। तो कितने होंगे देखो, अगर मैं देखूं तो मैं इस तरह से लूंगा, ये रहा। ऐसी ही मैं इस वाले को उठा करके इसके आगे रख देता हूं, अब इसके आगे ये रहा हमारे पास, ठीक है ना, ये रहा। तो आप देखेंगे कि ये जो एक एटम है हमारे पास जो कितने यूनिट सेल है, 1 2 3 4, और एक यहाँ पे 5 6 7 8, कितने हो गए, 8 यूनिट सेल हैं। तो इस 8 यूनिट सेल को फॉर्म करने में एक एटम कंट्रीब्यूशन दे रहा है। यानी कि जो अगर मान लीजिए आपके पास एप्पल है, उस एप्पल को फर्स्ट ऑफ ऑल को क्या है कि आप इसको इस तरह से काटो, फिर आपको इस तरह से काटो, यानी कि एप्पल लो, एक को इस तरह से काटो और एक इस तरह से काटो, फिर उसको इस तरह से काटो, यानी कि एक बार इस तरह से, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से। तो उसके 8 हिस्से बन के आएंगे। तो वो 8 हिस्सा जो होगा वो एक ऐसा होगा, 8 जो 1/8 हिस्सा होगा ना वो ऐसा होगा इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जो है हिस्सा हमारे पास वही वाला है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास जो है एक यूनिट सेल को फॉर्म करने में हमारे पास जो है 1/8 एटम काम कर रहा है एक कॉर्नर का। कितना कर रहा है काम, 1/8। अब देखो इसको 1/8 काम कर रहा है, और कितने हमारे पास कोने कितने हैं, कॉर्नर कितने हैं, 8 हैं। तो 1/8 इंटू 8 इजिकल्स टू कितने आ जाएंगे, 8। यानी कि यहाँ से एक बात मालूम चली कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को फॉर्म करने के लिए टोटल एटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 1 है। यानी कि सब मिलाकर के जो एटम्स बनेंगे वो हमारे कितने आएंगे, वो कितने आएंगे, एक आएगा। कैसे, हमारे पास जो रहेगा 1/8, 1/8 यहाँ से, 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 और 1/8 यहाँ से। तो ये 1/8 यहाँ पे, 1/8 यहाँ पे, तो टोटल मिला के जो आएगा वो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रिमेंबर दिस पॉइंट। दूसरा नंबर होता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। ये वो पॉइंट है जो सीधा सीधा आपसे सीयूटी एग्जाम में पूछेगा, सीधा सीधा पूछेगा, बिल्कुल कुछ नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है। ये वाला वो है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपके जितने भी मैंने पढ़ाए हैं, ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं सब में 1/8 रहेगा। यानी कि इसका भी जो कॉर्नर वाला रहेगा वो सारा का सारा जो रहेगा वो 1/8 रहेगा, ठीक है ना, इन सब में। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि CN, ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है किसी एक पर्टिकुलर एटम को डायरेक्टली मिनिमम डिस्टेंस पर कितने एटम्स घेरे हुए हैं। रिमेंबर दिस, किसी एक पर्टिकुलर एटम को मिनिमम डिस्टेंस पर कितने एटम्स घेरे हुए हैं उसी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम बोलेंगे द नंबर ऑफ पार्टिकल्स surrounding a particle at a minimum distance, minimum distance, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो अगर मैं बात करूं तो मिनिमम डिस्टेंस को मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से मैं आपको दिखाता हूं, वहां पे ये चीज समझ में आ जाएगी आपके। देखो ये एनसीईआरटी में था पहले लेकिन हट गया है इस वजह से, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अब दिखा रहा हूँ। ये हम बाद में लेंगे, पहले हम देख लीजिए। ये आ गया हमारे पास, ये चीज वही आ गई जो मैंने कहा था आपसे। तो ये एटम रखा हुआ है बीच में आ गया यहाँ पे हमारे।
ओके छोड़िए खैर। तो ये रहा। अब देखो यहाँ पे ये जो है हमारे पास जो एटम है, अगर हम चेक करें तो इसका हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो हमको चेक करना होगा कि एक मिनिमम डिस्टेंस पर क्या रहेगा, मिनिमम जो है डिस्टेंस उस पर कितने एटम जो है एक एटम को घेर रहे होंगे, वो चीज हमको यहाँ से चेक करनी होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें, या एक काम करते हैं कि अगर हम सीधा सीधा अगर हम इंट्रो की बात कर रहे हैं तो पहले इंट्रो ही हम कर लेते हैं यहाँ से। तो देखो अगर हम वैसे चेक करेंगे, हाँ या देखो एक ये जाएगा, एक ये जाएगा, एक ये है, एक ये है, एक इससे आगे को है और एक इससे सामने को। मतलब अगर हम इस एटम की बात करें तो इसमें एक सामने को कर रहा है, इस यहाँ से घेर, एक सॉरी यहाँ से नहीं, मैं कहूँगा एक यहाँ से घेर रहा है, एक ये घेर रहा है, और उसके बाद एक ये हमको पकड़े हुए है इस तरफ, और ये एक इस तरफ कैच किया, 4, और एक ये रहा, कितने हो गए, 6 हो जाएंगे। लेकिन एक काम करते हैं, अभी हम इसको नहीं लेके चल रहे, हम एक काम करते हैं, सॉरी अभी नहीं कर रहे, बल्कि हमें थोड़ा सा इंट्रो अगर हम लेके चल रहे हैं तो इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए। ओके ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अभी ना एक काम करते हैं, इसकी हम जब हम इसका एनालिसिस कर रहे होंगे हम तब इसकी बात करेंगे, अभी नहीं कर रहे। दूसरा हमारे पास होता है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब यहाँ से नाम से मालूम चल रहा है बीसीसी हम इसको बोलते हैं। तो बॉडी सेंटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास कॉर्नर पे तो एटम रखा हुआ होगा, लेकिन साथ में बॉडी के सेंटर पे भी एटम रखा हुआ होगा। इस चीज को ऐसे देखो कि हमारे पास फिर से ये है, ओके, और इसमें क्या है कि हमारे पास कॉर्नर पे तो रखा हुआ ही है, कॉर्नर पे तो रखा हुआ है, इसके साथ साथ बॉडी से बॉडी के सेंटर पे भी रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, बॉडी के सेंटर पे। इसको देखो ये रखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे देखो कॉर्नर पे तो है रखा हुआ है, ये जो कोने आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो कोने आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये रहे, ओके। और साथ में क्या है, ये बॉडी के सेंटर में भी हमारा क्या है रखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो हम कैलकुलेशन हम लेंगे, इसकी भी बाद में लेंगे। अभी हम सिर्फ इंट्रो की बात कर रहे हैं, तो इंट्रो हम यहाँ पे सिर्फ इतना लेके चल रहे हैं कि ये हमारा जो बॉडी सेंटर है ऐसा होता है। इसके बारे में हम लिखेंगे द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स present at corner as well as center of the body, center of the body। सारी चीज लेंगे, ये जो आपको दिखाया पड़ रहा है ना, ये सब जो भी है ये हम लेंगे, लेकिन अभी नहीं, हम बाद में लेंगे। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ इंट्रो की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्लास 12th में तो ये हट गया, तो इसमें से आपको दिक्कत होगी। तो अगर मैं सीधा सीधा बोलने लगूंगा कि भाई इसमें ये होता है, इसमें होता है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। और आई होप अभी आपको दिक्कत ही आई होगी इसमें, जब मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया, सीधा सीधा मैंने बताने की कोशिश करी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये है कि मुझे लगा शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको पहले ये चीज सीखनी होगी कि क्या बॉडी सेंटर क्या होता है, एफसीसी क्या होता है, और एससीसी क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक ये रहेगा, एक तीसरा वाला हमारा रहेगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इन शॉर्ट एफसीसी, ये हो जाएगा। और याला था हमारे पास बीसीसी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्यूब बनाते हैं तो ये रहेगा क्यूब, ये रहा यूनिट सेल। इसमें क्या है, इसमें ये होता है कि एटम कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे भी रखे होते हैं। कहाँ रखे होते हैं, फेस के सेंटर पे। मतलब मैं कहूंगा द
constituent particles present at corners as well as face, sorry, center of the face, center of the फेस। इस चीज को समझो यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ थोड़ा सा दिखा दूं, तो एक फेस ये रहा, तो ये रहेगा। दूसरा फेस हमारे पास ये रहेगा। तीसरा फेस हमारे पास ये रहेगा। चौथा फेस ये रहेगा। अब पांचवा फेस इसके पीछे है तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और छठा फेस हमारे पास ये आगे की ओर है तो मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये रहेगा। तो कितने हैं आइटम? 6 आइटम रखे हुए हैं, ठीक है ना। 6 फेस पर 6 आइटम हमारे रखे हुए हैं। ये रहा। किधर गया जी? ये इमेज ठीक से नहीं दी हुई है, मुझे लगता है कुछ दिक्कत है इसमें। यहाँ पे होता है ये जो हमारे पास है ना रखा हुआ, चलिए खैर, ये होता है यहाँ पे, ये जो रखा हुआ है, जैसे ये रखा हुआ है ना, अगर आप इसको चेक करेंगे, ये होता है। तो ये 2 क्यूब है, 2 जो है हमारे पास 2 क्यूब है, 2 क्यूब के बीच में रखा हुआ है। इसकी सबकी बात हम यहाँ पे करने वाले, लेकिन अभी के लिए ये है हमारे पास, यहाँ से हमको मालूम हो गया, ठीक है ना। अब एक होता है हमारे पास, चौथा आता है एंड सेंटर्ड। चौथा आता है हमारे पास एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। हमको क्यूबिक ही पढ़ना है, हमारे कोर्स में क्यूबिक है, इसके अलावा नहीं, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना। यहाँ पे ये ध्यान रखना। तो एंड सेंटर की बात करें तो जो हमारे पास होगा, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ क्या है हमारे पास, जो 2 अपोजिट फेस के एंड पर भी हमारा, 2 अपोजिट फेस का जो सेंटर है उस पर भी होगा। देख लीजिए इधर को, ये रहा। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैं कहूंगा कि द कंस्टिट्यूएंट particles present at corners as well as any two opposite face, opposite center of faces, ये होता है। तो चाहो तो आप ये वाला ले लो, 2 अपोजिट ले लो, ये हो गए, या आप चाहो तो फिर ये वाले ले लो, ठीक है ना, या आप आगे पीछे वाले ले लो, जहां चाहे वाले आप ले लो। मैं ये वाले लेकर के चल रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं एंड सेंटर यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। नहीं दिया इन्होंने, ओके कोई बात नहीं, इन्होंने इसमें नहीं दिया यहाँ पे, कोई नहीं कोई नहीं। अब हम बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात कर लेते हैं, ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास प्रीमिटिव यूनिट सेल, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रिमिटिव ने हम बोलेंगे ब्रेविस लेटिस, क्या बोलते हैं, ये होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे जो होते हैं इसी को बोलते हैं 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसी ये क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, आपको मैंने कल पढ़ाया था कि एज लेंथ, एक तो होता है एज और एक होता है हमारे पास एंगल, उसको बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल, सॉरी इंटरफेशियल एंगल। तो ये इसके बेसिस पर जो है इसका क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो 7 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। और उसको याद करने के लिए मैं एक आपको ट्रिक दूंगा। तो एक ट्रिक ये है हमारे पास कि क्रेजी टॉम देयर, हम क्या बोलेंगे इसको, देयर, इस तरह से आपको याद रखना है। तो जो चीज कैपिटल में लिखी हुई है उसी को हमको यहाँ पे मेंशन करना है, ओके। जैसे मैं कहूंगा यहाँ पे क्रिस्टल लेटिस,
क्रिस्टल लेटिस। ओके, एक तो ये हो जाएगा, और उसके बाद हम ले लेंगे एज लेंथ। क्या बोल देंगे? एज लेंथ हम बोल देंगे, या एज लेंथ ठीक रहेगा। और उसके बाद क्या बोल देंगे? इंटरफेशियल एंगल। ओके, और उसके बाद आएगा नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल, सॉरी, नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या रहेगा यहाँ पे? नंबर ऑफ यूनिट सेल। इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, चलिए इतना काफी है। तो हमारे पास क्या क्रेजी, यहाँ पे सी ले लेंगे, RAYZ हट जाएगा, फिर आएगा T, फिर आएगा O, फिर आएगा M, और उसके बाद TH, और उसके बाद आएगा R। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास क्यूबिक। क्या हो जाएगा? क्यूबिक। ओके, और उसके बाद हम क्या लेंगे? यहाँ पे लेंगे उसके बाद टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, और उसके बाद लेंगे हम ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, और यहाँ पे लेंगे मोनोक्लिनिक, और उसके बाद लेंगे हम ट्राई क्लिनिक, और उसके बाद लेंगे हम हेक्सागोनल, और उसके बाद लेंगे हम रोम्बोहेड्रल। क्या लेंगे? रोम्बोहेड्रल। तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, ये हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इनके हम लिखेंगे एज लेंथ। तो ध्यान रहे, ये जो हमने जो किया था कि एज इक्वल्स टू, हमारे पास जो एज लेंथ होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि शेप किधर गई, ये रही। जब सारे एजेस इक्वल होती हैं तो हम बोलते हैं यहाँ पे ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है ना। और हम इसको अलग अलग नाम भी दे सकते हैं, ये ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमने इसको अलग अलग नाम भी दिए। तो इस केस में जो क्यूबिक होता है, इसमें सारी एज इक्वल होती है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पे जो रोम्बोहेड्रल होता है उसका केस भी ऐसा होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इस तरह से, ठीक है ना। इसमें जो टेट्रागोनल होता है उसमें ए इज इक्वल टू बी तो होता है बट नॉट इक्वल टू सी होता है। यहाँ पे हमारे पास ए इक्वल टू बी होता है लेकिन नॉट इक्वल टू सी होता है। यहाँ पे अगर हम इन तीनों की बात करें तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो ये जिसमें इक लगा हुआ है, यहाँ भी इक लगा हुआ है, यहाँ भी इक लगा हुआ है, यहाँ भी इक लगा हुआ है, तो तीनों के तीनों जो है इनकी जो एज लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती। तो आपको ध्यान रखना है कि शुरू का और आखिर का सेम है, दूसरा और आखिर का दूसरा दोनों सेम है, और जो बीच के तीन है वो भी क्या है? हमारे सेम है, ठीक है ना। अब इंटरफेशियल एंगल की बात करें तो आपको पता है, मैंने जो कहा था कि अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है इसमें एंगल। तो हमारे पास ये क्या रहेगा? अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, और ये होगा 90 डिग्री। ओके, अब दूसरा लेते हैं तो दूसरा भी सेम रहेगा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, और ये रहेगा 90 डिग्री। तीसरे की अगर बात करूं तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये रहेगा इस तरह से। अगर मैं इसकी बात करूं ये वाला, तो मोनोक्लिनिक, तो इसमें क्या होगा? अल्फा इज इक्वल्स टू गामा 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, रिमेंबर दिस पॉइंट। अगर मैं ट्राई की बात करूं तो ट्राई मतलब 3, यानी कि तीनों के तीनों जो एंगल है वो 90, ना तो वो 90 होंगे और ना ही वो 90 के, ना ही वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा और नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90, ये रहेगा। अब हर हेक्सागन की बात करें तो हेक्सागन का सिंपल सा एक फंडा है, आपको पता है कि हेक्सागन ये होता है हेक्सागोनल, तो बीच का ये जो अंदर का एंगल होता है 120 डिग्री होता है एक एंगल। तो यानी कि अगर कहें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू, ये तो 90 होता है,
हाँ ठीक है ना, और गामा एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है। ओके, रोम्बोहेड्रल की बात करें तो सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। तो मैं कहूंगा अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब यहाँ पे जो हमारे पास जो एक नंबर है वो आपको ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल किस किस के कितने होते हैं। तो एक होता है क्या बोलते हैं, मेरे पास है लिखा हुआ 3 2 4 2 और 1 1 1, यही है मैंने लिख रखा है 3 2 4 2 1 1 1, ये होता है हमारे पास। टोटल जो मिला के आते हैं वो आते हैं 14, जो 14 है हमारे पास ये रहेंगे ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं इनको, और जो 7 बनेंगे आपके प्रिमिटिव बनेंगे। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक सिंपल हो जाएगा, इसके अंदर एक बॉडी सेंटर हो जाएगा, एक एफसीसी हो जाएगा, इस तरह से। तो टोटल जो मिला के आते हैं आपके 14 आते हैं। तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इस पर सीयूटी जो है आपका क्वेश्चन पूछता है। जब ये एनसीईआरटी में था और नीट के कोर्स में था, ये जेईई मेंस के कोर्स में भी था, तब भी इस पर क्वेश्चन पूछे जाते थे। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक एनसीईआरटी का ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लो इधर को। ये रहे हमारे पास बीसीसी ईसीसी, ये जितने भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे कितने 3 हैं, यहाँ पे कितने 2 हैं। ओके, यहाँ पे फिर 4 हैं, फिर यहाँ पे आपके कितने 2 हैं, फिर सारे के सारे एक एक होंगे 1 1 1, ये आ गए। ठीक है ना, ये होते हैं। तो अगर इसमें पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ, ये रहा, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.11 की बात करूं तो 1.11 में जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। आपको मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल में डिफरेंस बताना कैसे होगा। तो सिंपल सा है, जो मैंने अभी अभी बताया है। अगर मैं हेक्सागोनल की बात करूं, अगर मैं हेक्सागोनल की बात करूं तो हेक्सागोनल में आप देख सकते हैं कि हेक्सागोनल में, सॉरी, हेक्सागन ये रहा। हेक्सागन में ए इज इक्वल टू बी है बट नॉट इक्वल टू सी है, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा है जो कि 90 के इक्वल है, और गामा इज इक्वल टू 120 के इक्वल है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूं यहाँ पे। हेक्सागोनल देखो, गामा का एंगल अगर मैं हेक्सागन में देखूं तो आपका क्या है 120 है, नहीं है, ये हमारे पास रहेगा। हेक्सागोनल कितना है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 बट गामा इज इक्वल टू 120, और इसमें ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे, ये रहेगा। तो इसमें एंग जो चेंज है वो ये है, एक तो ये रहा हमारा, हम लिखेंगे इसका ये होता है। और हमसे क्या पूछा है, क्या पूछा है भूल गया, मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक हमारे पास ये हो जाएगा कि इसमें तीनों के तीनों जो एज लेंथ होती वो भी इक्वल नहीं होती, और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री होता है, लेकिन बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे बीटा होता है जो कि 90 के इक्वल नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मोनोक्लिनिक, अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको ध्यान में रखना है, जो सिंपल से क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछे जाएंगे। तो ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब दूसरी चीज पे आते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्यूबिक यूनिट सेल कितने कितने हमारे हो सकते हैं, जिस पर जो है हमारा क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल। जो हमारे पास यूनिट सेल है उसका हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहला हम लेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्या रहेगा, या फिर बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, यहां पे ही आ जाएगा। अब देखो इसमें बात करते हैं,
ये रहा, ये रहा हमारे पास। अब आपको पता है इसमें एटम हमारे जो होते हैं कॉर्नर पे होते हैं, कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, ओके। और अभी अभी मैंने दिखाया था, लेकिन मैं फिर से दिखा देता हूं कि हमारे पास ये रहा, एक और ले लेते हैं ये वाला, और इसको दूसरे कलर से मैं दिखा देता हूँ। ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। तो इसमें अगर मैं ये वाला एक कॉर्नर ले लेता हूँ, तो कितने क्यूब है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो यानी कि 4 आगे 4 नीचे, 4 आगे 4 पीछे, या 4 ऊपर 4 नीचे, ऐसे आप मान लो। मैं ये बीच वाला ले करके चल रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे जो बीच वाला है हमारे पास पार्टिकल, वो 4 ऊपर है और 4 नीचे हैं, यानी कि 8 क्यूब्स में इक्वली डिवाइड हो रहा है, इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटेड कंट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटेड एटम कितने होंगे। तो एक क्यूब के अंदर कितने होते हैं कॉर्नर, 8 होते हैं। और एक कॉर्नर पे एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है एक क्यूब के लिए, 1/8। क्यों, क्योंकि जो पूरा एटम है वो 8 में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब एक पर कितना आ रहा होगा, 1/8 आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, तो कहेंगे 1/8। तो कितना आ जाएगा, 1, ये रहेगा हमारे पास। एक तो चीज ये आ जाएगी, ठीक है। दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वो जो मैंने अभी अभी लिखवाया था वही होता है कि टोटल नंबर नियरेस्ट पार्टिकल, ऐसे कर लो, कितने होंगे उसको हम शॉर्ट में बोलेंगे सीएन। क्या बोलेंगे, सीएन बोलेंगे, कितने होंगे। तो देखो इसके लिए फिर से मैं अगर एनसीईआरटी दिखा दूं तो आपकी वो चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन एक बात आप ध्यान रखो, हमारे पास जो सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल होता है, इसमें सारी एज लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ये क्या होती है, सबकी सब इक्वल होती है, यानी कि ये सबकी सब ए होती है। तो इस एटम से यहाँ की जो यहाँ से दूरी होती है वो भी ए होगी, यहाँ से यहाँ की बात करें वो भी ए होगी, यहाँ से यहाँ की बात करें वो भी ए होगी, यहाँ से यहाँ की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो भी क्या होगी, ए ही होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इस एटम को अगर हम रेफरेंस मान लें, तो इस एटम से जो भी एटम देखोगे ये वाला ए होगा, ये वाला ए होगा। लेकिन अगर हम ये वाली बात करें तो ये वाला हमारा बन जाएगा, एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का क्या 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 हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमारी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, वो जो नियरेस्ट पार्टिकल जो सबसे करीब होते हैं, जिनकी डिस्टेंस सबसे कम होती है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम इसी में देख लें, तो ये वाला जो पार्टिकल है हमारे पास, ये रखा हुआ है यहाँ पे। अब इसके सबसे करीब जो पार्टिकल होगा वो हमारे पास एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक हमारे पास ये होगा, और एक हमारे पास ये होगा, ठीक है ना। अब और बाकी अगर आप इसके बारे में सोच रहे हो कि सर ये भी हमारे होने चाहिए, कि ये जो है हमारे पास ये भी होने चाहिए, तो मैंने फिर से जो मेरे स्टेटमेंट है उस पर ध्यान दो कि जिसकी डिस्टेंस सबसे कम होगी वही नियरेस्ट पार्टिकल होगा। आपको पता है ये इसकी जो है डिस्टेंस ए है, इसकी भी ए है, इसकी भी ए है, इसकी भी ए है, सबकी ए है। अगर मैं ये डिस्टेंस निकालता हूं तो ये भी ए, ये भी ए, तो ये हो जाएगी a√2। कितनी आ जाएगी, a√2 आ जाएगी। तो ये तो होगा नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आया है, इसके लिए 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 हो गए।
तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तीसरा जो हमको निकालना है पॉइंट, वो पॉइंट हमारे पास है, वो है हमारे पास रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। अब यहाँ पे आर एंड ए क्या है, पहले समझो। ए है हमारे पास एज लेंथ, क्या है, एज लेंथ, और आर क्या है, रेडियस ऑफ एटम। जो एटम हम वहां पे यूज करेंगे उसकी क्या होगी, रेडियस हो जाएगी। मतलब ये जो एक पार्टिकल ये है और एक एटम ये है, एक हम एटम बोल के चल रहे हैं, तो एक एटम ये है, एक एटम ये, तो उनके बीच की जो दूरी है वो ए हो जाएगी। और जो एटम है, जो एटम है उसकी जो रेडियस होगी आर होगी। तो यानी कि एक्चुअल में होता क्या है कि जो एटम होता है वो ऐसे नहीं होता है, बल्कि एटम जो होता है एक दूसरे को छू रहे होते हैं, इस तरह से ये होते हैं। हमने लाइन से दिखाया लेकिन ऐसा होता नहीं, मैं आपको अब मैं उसमें एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ अब आपको। देखिए ये रहेगा, तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, देखो ये रहेगा, ये रहेगा, इस तरह से होगा या नहीं होगा। तो ये क्या बन के आ रहा है, क्यूब बन के आ रहा है यहाँ पे, ये क्यूब बन के आ गया, सिंपल जो है यूनिट सेल बन के आ गया। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है आपके जितने भी आइटम है वो एक दूसरे को छू रहे हैं, यानी कि छू रहे हैं, यानी कि ये जो लाइन हम दिखाते हैं ना वैसे हम दिखा देते हैं। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो ए है, और आपको पता है हम जो लेके चल रहे हैं, जो फ्रेम हम बना रहे हैं, जो हम क्यूब बना रहे हैं, वो एटम के सेंटर से बना रहे हैं। कहाँ से बना रहे हैं, एटम के सेंटर से हम बना रहे हैं। जब एटम के सेंटर से हम बना रहे हैं तो सेंटर का मतलब है ये रही रेडियस आर, और यहाँ से यहाँ तक की रही आर, तो यहाँ से यहाँ तक की रही आर। मतलब अगर मैं इस दो एटम को लेके चलूं तो यहाँ से यहाँ तक ये ए रहा, ये भी आर, ये भी आर, तो ए इजिकल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2r हो जाएगा। होगा नहीं होगा, क्या होगा, 2r हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, जो रिलेशन रहेगा वो होगा आर ए इजिकल्स टू 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a इजिकल्स टू 2r हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब चौथा जो पॉइंट हमको निकालना है वो हमको निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन। क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन। कि पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि टोटल एटम जो है कितना स्पेस घेर रहे हैं, कितना स्पेस घेर रहे हैं, जो उस एटम, जो उस यूनिट सेल को फॉर्म करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एटम उस यूनिट सेल का कितना स्पेस घेर रहे हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन व्हाट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, या तो बोल दो यूनिट सेल या बोल दो क्यूब। ओके, तो आपको पता है कि अगर हम सिंपल की बात करें तो नंबर ऑफ एटम जो रहेंगे वो सिंपल में कितने रहेंगे, 1 रहेंगे। और वॉल्यूम जो रहेगा, वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम मतलब स्फेयर, यानी कि स्फेयर, और स्फेयर का एटम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। यानी कि अगर हम देखेंगे यहां से यहाँ पे, तो ए, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए इंटू ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन जब हम लिखेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब इसमें 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब की जगह अगर हम लिख देंगे यहाँ पे a इजिकल्स टू क्या था हमारे पास, 2r था,
तो 2r का क्यूब हम लिखेंगे यहाँ पे, ये चीज हो जाएगी। तो यहाँ से जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा वो हमारे पास आ जाएगा, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 52.4, यानी कि 0.52 सॉरी 524 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.524। ये इतना स्पेस होगा जो ऑक्यूपाई होगा एटम से। अगर इसको हमको फ्रैक्शन में लिखना हो, यानी कि परसेंट में लिखेंगे अब इसको, तो मैं दिखा देता हूं। परसेंट ऑफ पैकिंग हमारा, हाँ चलो ऐसे लिख देते हैं, परसेंट ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 52.4%। कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा ऑक्यूपाइड स्पेस, इतना हो जाएगा। अगर मैं वॉइड की बात करूं, यहाँ पे वॉइड मतलब खाली जगह, यानी कि वैकेंट स्पेस कितना हो जाएगा? 100 माइनस 52.4, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 और 52.4 तो 0.06, और यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे 9, 9 में से 5 गया 4, तो ये बचेगा 47.6%। ये हमारे पास जो है फ्री स्पेस रहेगा। कितना रहेगा? 47.6% हमारे पास फ्री स्पेस रहेगा, वॉइड रहेगा। और पैकिंग फ्रैक्शन यानी कि एटम के जरिए जो स्पेस घेरा गया है वो कितना होगा? हमारे पास 52.4 होगा। ठीक है ना? ये हमारे पास एक जो हमारे पास क्यूब है, वो जो हमारे पास सिंपल क्यूब है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। एक चौथा पॉइंट हमारे पास हमारा और रहेगा नंबर 4 या नंबर जो पॉइंट, ये जो पॉइंट है हमारे पास, कौन सा वाला पॉइंट है? ये पॉइंट हमारा है, हाँ नंबर 3 है, और नंबर 3 के बाद ये वाला पॉइंट है नंबर 4, और नंबर 4 के बाद जो हमारे पास नंबर 5 आएगा वो बोलेंगे नियरेस्ट एटम्स, नंबर ऑफ, सॉरी हम बोलेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम। तो इसमें फर्स्ट नियरेस्ट एटम तो हमारे कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, जो कि हमने निकाले हैं। सेकंड नियरेस्ट एटम के लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी जो है यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर एनालिसिस करना होगा। देखो अभी तक एग्जाम में तो नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है। तो यानी कि फर्स्ट नियरेस्ट एटम और सेकंड नियरेस्ट एटम के बारे में एटलीस्ट हमको इतना तो मालूम होना चाहिए कि कितने कितने होंगे। चाहे थर्ड जो होता है, थर्ड के बारे में नहीं मालूम हो, फोर्थ के बारे में नहीं मालूम हो, लेकिन फर्स्ट और सेकंड नियरेस्ट एटम के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है? तो इसी के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हम हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा लेक्चर है, जो सीईटी का हम कंप्लीट कोर्स इस पर अपलोड करने वाले हैं। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज।